कक्षा 10 विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, उसमें जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यह जो प्रकाश का परावर्तन है ये होता क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा हम इस विषय पर जाने कि जैसे आप किसी कमरे में जाते हैं और किसी कमरे में जाने के बाद वहां देखेंगे कि उसके अंदर जो कुर्सी है, मेज है, डेस्क है, कॉपी किताब है, वो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं आप, तो अंधेरे कमरे में ये चीजें आपको उस कमरे के अंदर है लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ये इसका डेफिनेशन है लाइट की। और ऊर्जा क्यों कहा गया है प्रकाश को? क्योंकि प्रकाश से कार्य होते हैं, इसलिए प्रकाश को ऊर्जा कहा गया है। अब यह जो प्रकाश का परावर्तन है, जैसा कि इसमें हमने कहा कि कोई वस्तु हमको दिखाई देती है प्रकाशमान कमरे के अंदर, और जो अंधेरे कमरे हैं उसमें दिखाई नहीं देती है। तो कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देती है? कि जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद फिर वहां से प्रकाश की किरण वापस आती है, लौटती है, उसके तल पर पड़ी और तल से वापस लौटती है। जैसे गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं और गेंद जो है दीवार पर टकरा करके और फिर उसी तरफ वापस आ जाती है, तो उसी तरह से प्रकाश की किरण किसी स्रोत से चलती है, प्रकाशिक स्रोत से चलती है और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और फिर उसके तल पर पड़ने के बाद वापस लौट आती है उसी माध्यम में। तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस थिंग्स। दीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वतः अपने आप से प्रकाश को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें तमाम उदाहरण है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है, टॉर्च है, कैंडल है, लालटेन है। तो ये जो वस्तुएं हैं ये दीप्त वस्तुएं हैं। उसी तरह से और दीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस थिंग्स, नॉन ल्यूमिनस थिंग्स, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ये दूसरी वस्तुओं का जो प्रकाश है उस दूसरी वस्तुओं के प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तब हमें ये दिखाई देती हैं। जैसे जो वस्तुएं दीप्त हैं, दीप्त वस्तुओं का प्रकाश जो है किस पर पड़ता है? अदीप्त वस्तुएं पर, और तब ये वस्तुएं जो है चमकती हैं, ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को अदीप्त का वस्तुएं कहते हैं। जैसे
चंद्रमा। कुर्सी है, मेज है, ईंट है, पत्थर है, दीवार है, पेड़ पौधे, तमाम सारी वस्तुएं हैं। प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जो प्रकाश के नेचर पर निर्भर करते हैं। प्रकाश का नेचर क्या है? नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट। जो प्रकाश की प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, इसको जानने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक को कहा गया, एक को तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, वेव थियरी, वेव थियरी, वेव थियरी दी गई है। तो इस वेव थियरी में यह कहा गया है कि जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण का जो नेचर है वो तरंग किस रूप में है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जो प्रकाश का नेचर है तरंग सिद्धांत के आधार पर वो कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। तो ये जो प्रकाश की किरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ये प्रकाश की किरण चलती है। इस तरंग को चलने के लिए किसी सॉलिड मटेरियल की जरूरत नहीं है, किसी लिक्विड की जरूरत नहीं है, किसी गैस की जरूरत नहीं है। ये निर्वात में भी चलती है, ये निर्वात में भी चलती हैं। और जो ये तरंग सिद्धांत है, इस तरंग सिद्धांत के आधार पर जो प्रकाश के लक्षण हैं, जो प्रकाश के गुण हैं, इसके आधार पर कुछ लक्षणों की व्याख्या की जा सकती है। अब वो लक्षण कौन है जिसकी व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के आधार पर करते हैं? जैसे पहला लक्षण है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। जैसे डिफ्रैक्शन, जिसको हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि जैसे किसी वस्तु का जो बाहरी किनारा है वो बहुत ही शार्प है, जैसे पेड़ों के पत्ते हैं, तो जो बाहरी सरफेस है एकदम शार्प है, शार्प किनारे से होकर के प्रकाश की किरण जाती है तो देखते हैं कि वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है। जैसे आपका फाटक है, फाटक में जहां ज्वाइंट है और कुछ गैप होता है, वहां से फाटक बंद है और फाटक के नीचे से जब उस गैप से जब प्रकाश की किरण जाती है तो जितना ही आगे बढ़ती है देखेंगे कि वो फैलती जाती है। फाटक से निकलेगी तो छोटी एरिया, पतली एरिया लेके चलती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है वो क्या होती है, ऐसे फैलती जाती है। आप देख सकते हैं वो किसकी वजह से है कि जो शार्प किनारा है उसका, जब उससे प्रकाश की किरण जाती है तो इस किनारे से जाती है तो अंदर की ओर मुड़ जाती है। इस क्रिया को विवर्तन कहते हैं। दूसरा जो लक्षण है जिसको हम व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस।
व्यतिकरण क्या है? जैसे जल की सतह पर अगर तेल की बूंदें गिर गई है, चिकनी सड़क पर अगर डीजल है गिर गया है, तो देखेंगे या साबुन का झाग के जो बुलबुले हैं अगर वो हैं तो उसमें देखेंगे कि कई रंगों की पट्टिकाएं जो है उसमें तैरती हुई दिखाई देती हैं। कई रंगों की पट्टिकाएं उसमें तैरती हुई दिखाई देती हैं। तो वह किसकी वजह से होता है? प्रकाश का जो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस का जो गुण है, वो व्यतिकरण के आधार पर होता है, जो कि आगे इंटर में पढ़ेंगे इसको। तो ये तरंग सिद्धांत के आधार पर ही व्यतिकरण की व्याख्या हो सकती है। तीसरा जो लक्षण है वो है ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो ये जो लक्षण है इनकी व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के आधार पर कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं कण सिद्धांत, पार्टिकल थियरी, कण सिद्धांत पार्टिकल थियरी कहते हैं। तो इसमें जो है प्रकाश को एक पार्टिकल का समूह माना गया है। पार्टिकल मानी गई है कि प्रकाश की किरण जो है पार्टिकल के रूप में चलता है, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसका वेग जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी ये जो प्रकाश है चाहे तरंग के रूप में चले चाहे पार्टिकल के रूप में चले, इसकी वेग जो होती है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये जो पार्टिकल थियरी है, प्रकाश को पार्टिकल कहा गया है, कण माना गया है, और इसी पार्टिकल को क्या कहा गया है? फोटॉन। क्या कहा गया है? फोटॉन माना गया है। तो जो पार्टिकल, जो प्रकाश के जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल को फोटॉन कहा गया है। और इस कण सिद्धांत के आधार पर 2 लक्षणों की व्याख्या की जाती है। एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। यह जो परावर्तन है, अपवर्तन है, ये तरंग सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और जो विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, अगर हम कण मान ले प्रकाश को, तो कण सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक तीसरी थियरी आई जिसको हम कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। तीसरी थियरी आई जिसको हम क्वांटम थियरी कहते हैं। और क्वांटम थियरी क्या है? इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को जोड़ करके कहा गया है कि सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होता है, सिचुएशन के आधार पर प्रकाश तरंग के रूप में भी कार्य करता है, और कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई तो वहां ये प्रकाश कण सिद्धांत, कण के रूप में भी काम करना शुरू कर देता है। यानी अपना नेचर, जहां जैसी परिस्थिति होती है, ये तरंग के रूप में अपना नेचर जो है प्रदर्शित करने लगता है। अगर कहीं जरूरत पड़ गई कण के रूप में, तो ये कण के रूप में अपना नेचर प्रदर्शित करने लगता है। तो ये डुअल नेचर होता है प्रकाश की किरण का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो इसमें जो है, जो प्रकाश की जो पार्टिकल थियरी है, पार्टिकल थियरी के आधार पर हम जो है प्रकाश का परावर्तन समझ सकते हैं। जैसे गेंद को हम पार्टिकल मान लें और उस गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं, उस गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, तो जैसे गेंद जो है दीवार पर पड़ती है और फिर वापस लौट आती है, उसी तरह से ये प्रकाश की किरण हम एक दर्पण की पट्टिका ले लेते हैं, दर्पण की पट्टिका, और इस पर जो है किरण पुंज, ये बीम ऑफ लाइट आपतित करते हैं, आपतित करते हैं प्रकाश की किरण। तो देखेंगे कि यहां से प्रकाश की किरण
एक निश्चित दिशा में यहां से परावर्तित हो जाती है। इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां जिस बिंदु पर मिली है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्ट रेज है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, और इसी इंसिडेंट पॉइंट पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनता है। तो जो कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है ये परावर्तन की होती है, यानी प्रकाश की किरण कैसे आएगी और कैसे जाती है। तो यहां दो नियम बनते हैं परावर्तन के। परावर्तन के कितने नियम बनते हैं? दो। पहला नियम क्या है? जो आंख से आप देख रहे हैं उसी को बोल देना है। देख क्या रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस बिंदु से जा रहे हैं या किस बिंदु पर पड़े हैं? आपतन बिंदु पर। ये तीनों आपतन बिंदु पर ही होते हैं। तो पहला नियम तो यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है किस पर होते हैं? आपतन बिंदु पर ही होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? अगर आपतित किरण को हम आई कहते हैं और परावर्तित आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को स्मॉल आर माना जाता है। तो अगर दोनों कोणों को नाप लिया जाए तो हर हाल में ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें हम आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये नियम है प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप परावर्तन का नियम है, इसको आप याद रखेंगे। अब ये परावर्तन कितने तरह का होता है? तो परावर्तन दो तरह का होता है। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी जो हमने आपको दिखाया था वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें एक हम ऐसा तल लेते हैं कि जो दर्पण है, दर्पण की पट्टिका है, एकदम पॉलिश्ड है, एकदम चिकना तल है ये। और इस चिकने तल पर प्रकाश की किरण हम आपतित कर रहे हैं। प्रकाश की किरण जो है आपतित कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद अगर परावर्तित हो रही है तो एक निश्चित दिशा में ये तीनों किरणें जो है एक ही निश्चित दिशा में और पैरेलल निकल रही है, पैरेलल गिरी भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल जा भी रही है। तो इस तरह से यह जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण में जो सामंजस्य है कि ये तीनों एक दिशा में
समानांतर आती है, और तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में यह किरणें जो है एक दूसरे के समांतर ही परावर्तित होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा जो परावर्तन है अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन भी इसको कहते हैं। इसको हम विसरित डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसको विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे दर्पण नहीं है, दर्पण के अलावा जो दीवार है, कागज है, कुर्सी है, मेज है, धरातल है, ये जो तल होता है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, इनका जो तल होता है इररेगुलर होता है, उबड़ खाबड़ होता है। तो इस पर जो प्रकाश की किरण पड़ती है, इस पर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी, एक दूसरे के पैरेलल तो आपतित हो रही है, लेकिन जहां ये गिर रही है, जिस तल पर गिर रही है, देख सकते हैं कि वो चिकना नहीं है, उबड़ खाबड़ है। तो तल के हिसाब से ये प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन का नियम पालन करते हुए ये विसरित हो जाती हैं। यहां से इनका परावर्तन हो जाता है, कोई इधर जाता है तो कोई इधर जाता है। यानी एक निश्चित दिशा में ये प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल परावर्तित नहीं हो रही है। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट की जो पिच होती है, जहां गेंद गिरती है बैट्समैन के आगे, वहां की जमीन जो है एकदम पैरेलल रखा जाता है, समतल रखी जाती है। अगर कहीं गड्ढा है और गड्ढे के कोर पर अगर गेंद गिर जाती है तो जिधर जो है वो बॉलर गेंद को भेजना चाहता है, वो गेंद उस दिशा में न जा करके तल के अनुसार वो मुड़ जाती है, या कहेंगे कि परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें कि इमेज, प्रतिबिंब। तो जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कब दिखाई देती है कि जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है और पड़ने के बाद वहां से परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद हमारी आंख में पहुंचती है और हमारी आंख में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर उसका इमेज हमारी आंख में न बने तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो जो दर्पण है, जो लेंस है, आगे पढ़ेंगे दर्पण और लेंस, तो उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं। तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, अब रियल इमेज क्या है, तो इसमें कहेंगे, आगे पढ़ेंगे दर्पण में, गोली दर्पण में, कि जहां ऑब्जेक्ट से परावर्तित प्रकाश की किरणें, ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसे कह लें, ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर निश्चित रूप से मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है, तो वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का के लिए पहला शर्त क्या है कि दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर पड़ी और फिर वहां से परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद अगर एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं तो समझ लीजिए कि जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु का सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सिर नीचे और पैर ऊपर, यानी वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब उसके उल्टा बनेगा। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है कि इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 3 शर्त है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा, एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा शर्त है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। और तीसरा जो शर्त है इसमें कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है अवास्तविक, अवास्तविक प्रतिबिंब, या इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या है? इसी का उल्टा। पहला शर्त है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ऐसे ही तो वहां जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम आभासी वर्चुअल इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब और दूसरा शर्त क्या है कि आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। जैसे वस्तु सीधा है इसका प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। और तीसरी शर्त क्या है इसकी कि इसको स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले नहीं सकते हैं, तो इसके उल्टा होता है वास्तविक के। तो ऐसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है कहाँ बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं कि जो दर्पण में जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन ऐसा आता है कि जहां आभासी बनता है कि जहां वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो। जब वस्तु आगे आएगा उसको आप देखेंगे कि जब दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु होता है तो उस समय आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बाकी सभी स्थितियों में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह से उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है।